सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 8 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक खबर है मालदीव्स और भारत के बीच में बढ़ते संबंधों की तरफ, जिसमें मालदीव्स ने ये जता दिया है और ये बात मान भी ली है कि मालदीव्स के अच्छे आर्थिक और सामरिक भविष्य में भारत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर आर्थिक साझेदारी में पर्यटन से लेकर कई मुद्दों पे मालदीव्स भारत का साथ चाहता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बढ़ रहा सूखा, नदियों की नहीं बूझ पा रही प्यास। जल संकट तो देखिए समस्या है ही आने वाले भविष्य में और वर्तमान वर्तमान समय के लिए भी। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 विश्व की नदियों के लिए पिछले 30 वर्ष में सबसे अधिक सूखा वर्ष रहा, क्योंकि रिकॉर्ड गर्मी की वजह से नदियों में जल प्रवाह घट गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 दशकों में सूखे के कारण कई देशों में स्थित हिमखंडों को भारी नुकसान पहुंचा है। गर्मी की वजह से यह हिमखंड पिघलकर सिकुड़ रहे हैं। गर्मी के दिनों में हिमखंड ही नदियों में जल के मुख्य स्रोत होते हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि बर्फ़ पिघलने से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए दीर्घकालिक जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टा साओलो ने नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, हमें लगातार बढ़ती अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और सूखे के रूप में संकट के संकेत मिल रहे हैं, जो जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण जलचक्र अधिक अनिश्चित और अप्रत्याशित हो गया है, जिससे सूखे और बाढ़ दोनों के माध्यम से या तो बहुत अधिक या बहुत कम पानी उपलब्ध हो सकता है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के संयुक्त राष्ट्र जल के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि करीब 3.6 अरब लोगों को साल में कम से कम 1 महीने तक जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथियों, ये आगामी वर्षों में एक चुनौती बनने वाला है जल संकट विश्व के लिए। अब देखिए यहाँ पे जिक्र करा है लेक टिटिकाका का, जिसका न्यूनतम जल स्तर जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला दर्ज करा गया है। और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, विभिन्न विश्व के हिस्सों को जल संकट से गुजरना पड़ सकता है आने वाले समय में। शुरू करते हैं आज के संपादकीय कल्पमेधा से। बिना शिक्षा के विवेक होना, शिक्षा प्राप्त करके भी विवेक या सूझबूझ ना होने से 1000 गुना बेहतर है। रॉबर्ट ग्रीन इंग्रसल साहब। काम के बोझ से बढ़ता तनाव आज का प्रथम संपादकीय है। रंजना मिश्रा कहती हैं, आजकल बड़ी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं में तनाव बढ़ दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है कि लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी तनाव और दबाव में आ जाते हैं, फिर मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं? दरअसल जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो हमारे मन में कई उम्मीदें जग जाती हैं। सफलता मिलने पर भी अक्सर सोचते हैं कि हमें और बहुत कुछ हासिल करना है। ये दबाव हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। सफलता मिलने पर कई बार लोग दूसरे से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी ज़रूरत नहीं है। सफलता के बाद भी जीवन में नई चुनौतियाँ आती रहती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दरअसल कई कंपनियां अपने लाभ के लिए कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ डाल रही हैं। कि आजकल देख रहे हैं कि कॉरपोरेट कल्चर में विशेषकर वर्कलोड बहुत बढ़ता जा रहा है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंपनी का बहुत सारा काम दबाव के रूप में दिख रहा है। वर्क कल्चर बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में। कई बार अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए कर्मचारियों से अधिक काम लेती हैं और लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटकर शेष कर्मचारियों पर काम का बोझ
बढ़ा देती हैं। कुछ कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करने से भी नहीं चूकती। कर्मचारियों को अक्सर निर्धारित समय से अधिक काम करना पड़ता है। कर्मचारियों के लिए अब काम के साथ व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना मुश्किल होता जा रहा है। काम की अधिकता के कारण कर्मचारी अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाते हैं। वह सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते, जिससे उनका सामाजिक दायरा सीमित हो जाता है। कई कर्मचारी इस दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं। तुम जानते हैं, मेंटल प्रेशर हर कोई झेल नहीं पाता। इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली बी मेंटली स्ट्रांग इन वेरी एडवर्स सिचुएशंस। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण बहुत ज़रूरी है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अधिक खुश रहते हैं। अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा हो तो इससे वे प्रेरित होते हैं। जहाँ तक संभव हो, कर्मचारियों को काम के लचीले विकल्प देने चाहिए, जैसे घर से काम करना या अनुकूलित कार्य समय आदि। ये तो है, अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको मिल सकती है अगर आप कर्मचारियों को रिलैक्स रखेंगे थोड़ा सा। कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद है। स्वस्थ कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं, काम बीमार पड़ते हैं और कंपनी के प्रति अधिक वफादार रहते हैं। और स्वस्थ कर्मचारियों की, मेरे साथियों, उत्पादकता ज़्यादा ही होती है और वो अपना काम मन से कर पाते हैं। शायद कॉरपोरेट जगत इस चीज़ को एड्रेस समय रहते कर ले और काम के तरीक़ों को लेकर, दिनचर्या को लेकर कुछ बैलेंस क्रिएट करवा पाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव संसाधन है, इसका बहुत ही ध्यान रखें जाए तो कंपनी भी अपने आप में ग्रोथ कहाँ से कहाँ देख लेगी। क्योंकि अगर हम एक बहुत आसान सी चीज़ देखें, अगर आप कोई काम करते वक्त थक रहे होते हैं और आप आराम कर लें, फिर जब उठते हैं सो के आराम करने के बाद, तो आप में ऊर्जा ज़्यादा होती है और आप उस काम को और खुले दिमाग से कर पाते हैं। तो क्यों ना ऐसा यहाँ पे भी करा जाए। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है आने वाले और वर्तमान समय में भी। जीवन में तो जीवन जीने के लिए आए हैं, कोई मजदूरी करने के लिए तो नहीं आया है कोई। हादसों का सिलसिला। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है, इसलिए प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी जगहों पर अवैध निकासी, हवा, पानी, चिकित्सा सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था करे। भीड़ प्रबंधन को लेकर नियम कायदे भी तय करें, मगर इसे लेकर सरकारें और पुलिस प्रशासन प्रायः लापरवाह ही देखे जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर भागदड़, तेज गर्मी, मंचों के टूटने, आग लगने आदि की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में ना एयर शो चेन्नई में हुआ था एयरफोर्स का, में तेज गर्मी और निर्जलीकरण के कारण 5 लोगों की मौत और करीब 100 लोग की सेहत खराब होने के रूप में सामने आई। बताया जा रहा है कि विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने करीब 16 लाख लोगों को चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर जुटा लिया, मगर इतने लोगों के लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे वह नहीं किए। वहाँ का विपक्ष राज्य सरकार पर बद इंतजामी का ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि भारतीय वायुसेना ने जितने सुरक्षाकर्मी मांगे थे उससे अधिक उपलब्ध कराए गए थे। 6500 पुलिसकर्मी और 1500 होमगार्ड तैनात किए गए थे। फिर यह सवाल अपनी जगह है कि इसके बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा। बताया जा रहा है कि लोगों की बढ़ती भीड़ मद्देनजर पुलिसकर्मियों ने समुद्र किनारे पानी वगैरह बेच रहे खोमचे वालों को हटा दिया था, इसलिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सका। फिर कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों में ऐसी अफरा-तफरी मची कि घर पहुंचने के लिए बसों और मेट्रो आदि के लिए जगह जगह भीड़ लग गई। चेन्नई सड़कों पर घंटों वाहनों का जाम लगा रहा। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो अनुमानित भीड़ के मद्देनज़र आने जाने के रास्ते पहले से तय किए जाते हैं। लोगों के लिए पीने का पानी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं आदि का इंतजाम किया जाता है, मगर चेन्नई के एयर शो में इसका नितांत अभाव देखा गया। आखिर क्यों भारतीय वायुसेना और चेन्नई पुलिस ने ये जानते हुए कि करीब 16 लाख लोग की भीड़ जमा होने वाली है, सुरक्षा संबंधी उपायों में लापरवाही बरती। यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे स्थानीय और अनुभवी लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे आयोजित किया था। ये भारतीय वायुसेना है, तमाम विभाग हैं, उनसे इतना अनप्रोफेशनलिज्म कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। मौसम विभाग की जानकारी ली गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे करने के लिए मौसम संबंधी जानकारी के लिए तो भारतीय वायुसेना का अपना भी इंतजाम रहता है, ऑब्वियसली उनका खुद का अपना इंतजाम भी रहता है मौसम वगैरह के लिए।
फिर ये चूक कैसे हो गई कि इतने सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, तबीयत खराब हुई, कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई है। अगला आर्टिकल है संयोग का सफ़र। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। मालदीव को लेकर भारत का रुख हमेशा से सकारात्मक रहा है, लेकिन सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि दोनों देश एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। ये भी कहा है कि जो सहायता भारत अपने मालदीव दे रहा है वह आगे जारी रहने वाली है। निश्चित तौर पर यह भारत के उस विदेश नीति के अनुरूप है जिसमें पड़ोस प्रथम, नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम अपने दोस्तों को तो बहुत पास में रख रहे हैं, अपने पड़ोसी साथी देशों को भी और निकट रख रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब राष्ट्रपति बनने से पहले मोइज़ू ने भारत को लेकर बेहद नकारात्मक रुख अपनाया था और भारत बाहर जाओ ऐसे नारा उछाला था। मगर हम जानते हैं कि असल में हुआ ये कि इतनी बुरी हालत हो गई इकोनॉमिकली मालदीव्स की। सबसे पहली बात तो टूरिज़्म भी इम्पैक्ट हुआ। मिनिमम 11% अर्थव्यवस्था तो हमारी टूरिज़्म चल रही है मालदीव्स की, भारतीयों की वजह से। और पूरे विश्व के ट्रैवलर्स में से भारतीय हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं मालदीव्स के, ठीक है ना। वैसे तो हम 11% में आ रहे हैं, मगर हम जो हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिटर्स में आ रहे हैं, जो वहाँ के रिसोर्ट्स और 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, ठीक है ना। भारतीय जो टूरिस्ट है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, वो बार बार आता रहता है। बाकी जो टूरिस्ट आते हैं वो तो यूरोप से कभी आए, एक दो बार चले गए, अमेरिका से आए, एक दो बार चले गए। जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो बार बार आते ही रहते हैं सीज़न में अपना बार बार। तो इसलिए अब वो नहीं आने लगे। जब पिछले साल लड़ाई हो गई थी मालदीव से, तो उससे टूरिज़्म पर नुकसान हुआ, बहुत बहुत भारी फिस्कल नुकसान उठाना पड़ा फाइनेंशियली मालदीव्स को। चिंता का विषय है, इसलिए मालदीव्स आ गया भारत। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक मशीन बनाई थी आत्महत्या के लिए, स्लोली क्या कहते हैं आपकी गैस, मेरे ख्याल से नाइट्रोजन को रिलीज़ करती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसे सुसाइड कैप्सूल कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में इसका इस्तेमाल किया गया, हालांकि सरकार ने इसे बैन कर दिया है। नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के उसमें वो होता है कि बेसिकली पॉड टाइप आपको है, इसमें आप लेट जाते हैं, मतलब आप मत लेटिएगा, जो भी व्यक्ति वो लेट जाता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, धीरे धीरे होती है, मतलब पता नहीं लगता बॉडी को, और नाइट्रोजन आती रहती है। सुसाइड मतलब आदमी फिर मर जाता है, उसे उसे कोई ना पेन होता है ना एहसास होता है। सुसाइड कैप्सूल कहते हैं इसे, और ये लोगों ने यूज़ करा है, मतलब प्रॉपर कंपनी बनी है इसके लिए। हालांकि सरकार ने मना कर दिया, बोली क्या चल रहा है, कुछ भी चला रहे हो भाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अभी हमास इसराइल वॉर, इसराइल हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष जारी है। हर देश प्रयास कर रहा है कि कुछ ना कुछ करके दोस्ती और सहमति बना पाए, मगर इसराइल ने बता दिया है कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है। जिमनास्ट हमारे भारत की बहुत ही बड़ी रही हैं और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल में टीम स्वर्ण जीता है। दीपक दलाल, कमलजीत और राजा चंद्रा की भारतीय टीम ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व जूनियर निशानेबाज चैंपियनशिप के अंतिम दिन पुरुष को 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत बढ़िया करा। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिए। वेबसाइट में डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो जाती है। थैंक यू।